हेलो एवरीवन। तो फिर से हम आ गए पीरियोडिक टेबल करने। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को डिस्कस करा था, उसे समझा था कि क्या वेरिएशंस रहेंगे डाउन द ग्रुप मूव करने पर या अक्रॉस द पीरियड मूव करने पर। आज हम लोग आगे की पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और उसको बिल्कुल सम अप करके अच्छे से समझेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर दो, क्योंकि मैं तुम्हें आईएससी केमिस्ट्री क्लास 10 कंप्लीट कराऊंगी पूरा, ठीक है। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं, कॉपी और पेन निकालो। चलो, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने मेटालिक कैरेक्टर पढ़ा था, ठीक है। तो आज हम लोग को नॉन मेटालिक कैरेक्टर करना है, विच इज द थर्ड पीरियोडिक प्रॉपर्टी, नॉन मेटालिक कैरेक्टर। एट दिस स्टेज अब कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज अ नॉन मेटल, तो बेसिकली आप लोग कॉन्फ़िगरेशन के टर्म्स में बताओगे। जैसे मेटल्स वो होते हैं जिनके पास आउटर मोस्ट में या तो 1 इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो या 3 इलेक्ट्रॉन्स हो आउटर मोस्ट शेल में, वैलेंस शेल में। नॉन मेटल्स वो होते हैं जिनके पास आउटर मोस्ट शेल में या तो 5 इलेक्ट्रॉन्स हो, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो या 7 इलेक्ट्रॉन्स हो इन दी वैलेंस शेल। ओके, इसलिए मेटल्स स्टेबलाइज होने के लिए या आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं। दैट इज दे गेट ऑक्सीडाइज। दैट इज वाई दे आर गुड रेड्यूसिंग एजेंट्स। वेयर एज नॉन मेटल्स 3, 2 या 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं टू कंप्लीट their valence shell. Okay, बेसिकली ये गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। और खुद का क्या होता है इनका रिडक्शन। देखो ऑपोजिट होते हैं, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा वो खुद वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जो रिड्यूस हो रहा होगा वो खुद अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। समझ लेते हैं। जैसे मेटल्स ये इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं, मैंने तुम्हें बताया था इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना मींस ऑक्सीडेशन, तो इनको ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये एजेंट्स कैसे हुए, खुद तो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए, लेकिन किसी पर्टिकुलर ने इलेक्ट्रॉन गेन करे। गेन करना मतलब रिडक्शन होना, मतलब इन्होंने उसको रेड्यूस करा। तो जो वर्क ये करते हैं दूसरे पर वो एजेंट हो जाते हैं, मतलब ये गुड रेड्यूसिंग एजेंट हो गए, ठीक है। बट इनका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। ये खुद रेड्यूस हो रहे हैं, किसी से इलेक्ट्रॉन लेकर रेड्यूस हो रहे हैं, मतलब वो दूसरी पर्टिकुलर स्पीशी इलेक्ट्रॉन लूज कर रही होगी तभी तो इन्होंने गेन करके रेड्यूस हुए, मतलब ये दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। सो दे आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। नॉन मेटल्स आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, तो चलो हम लोग इतना बात समझने से शायद हमें नॉन मेटालिक कैरेक्टर का थोड़ा आइडिया हो चुका होगा। तो मैं बुक से पहले रीड कर देती हूँ थोड़ा बेसिक चीज के लिए। Those elements which have a tendency to gain the electrons in order to complete their outermost shell, metals या non metals gain या lose तभी करते हैं जब उन्हें stability acquire करनी होती है। Means स्टेबिलिटी का मतलब है कि आउटर मोस्ट शेल फिल करनी होती है, दैट इज टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल टू अटेन स्टेबिलिटी, ठीक है। तो दोज एलिमेंट्स व्हिच हैव अ टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्डर टू अटेन इट्स octet its 8 electron its outermost shell, they are considered as non metals.
Non-metals usually have 5, 6 or 7 electrons in its outermost shell and they gain 3, 2 and 1 electron to complete its octet. Let us take an example like chlorine. Chlorine की जो configuration है it is 2, 8, 7. 2 electrons in K shell, 8 electrons in L shell and 7 electrons in M shell. So it requires 1 electron to complete its octet, that is to have 8 electrons in its valence shell. So it gains 1 electron to form Cl negative anion, that is chloride anion. So metals show a tendency, non-metals show a tendency to gain electrons. Okay. अब हम पढ़ना है ये नॉन मेटालिक कैरेक्टर, ये इसका क्या वेरिएशन है डाउन द ग्रुप या क्रॉस द पीरियड, उसे भी समझते हैं। मैं ये सब सिर्फ बेसिक आइडिया के लिए बताया कि थोड़ा पता हो जाना चाहिए। तो बेसिकली नॉन मेटालिक कैरेक्टर किन 2 पॉइंट्स पर डिपेंड कर रहा है। फर्स्ट एटॉमिक साइज, मैंने बोला हर चीज एटॉमिक साइज पर यूजुअली डिपेंड करती है, एंड न्यूक्लियर चार्ज। अब मैं तुम्हें बताऊं कैसे। देखो एटॉमिक साइज पे क्या डिपेंड होगा, जब एटॉमिक साइज बढ़ता है, जब एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। ठीक है, विद एन इंक्रीज इन एटॉमिक साइज नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, रीजन बता रही हूं। एंड विद इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। रीजन इज कि जब एटॉमिक साइज बढ़ता है, मैंने तुम्हें बताया था कि जब साइज बढ़ रहा है मतलब ज्यादा शेल्स हैं, साइज एटम का बहुत बड़ा होता जा रहा है, न्यूक्लियर का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पर या इलेक्ट्रॉन्स पर काफी कम हो जाता है। तो जब न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन्स पर कम होगा तो वो उन्हें गेन कैसे करेगा। नॉन मेटालिक कैरेक्टर इज व्हाट, इज टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। तो जब एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा होगा, बढ़ेगा, तो न्यूक्लियर का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना स्ट्रांग नहीं होता कि वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके लाए, इसलिए वो एटम जो होता है वो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर पाता है क्योंकि साइज बहुत बड़ा है, जिसकी वजह से नॉन मेटालिक कैरेक्टर एटॉमिक साइज के इंक्रीज होने पर डिक्रीज करता है। अभी डाउन द ग्रुप और अक्रॉस द पीरियड का वेरिएशन भी समझेंगे। न्यूक्लियर चार्ज का क्या है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, न्यूक्लियस का फोर्स बढ़ेगा, वो ज्यादा फोर्स से इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करके गेन करेगा, मतलब न्यूक्लियस नहीं गेन कर रहा है, वो अट्रैक्ट कर रहा है ताकि एटम इलेक्ट्रॉन गेन करे और मतलब आयनाइंस में कन्वर्ट हो जाए। जैसे क्लोरीन अभी एनायन में कन्वर्ट हुआ था इलेक्ट्रॉन को गेन करके, तो वही बात है। तो जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, क्योंकि tendency to gain the electrons, that is to attract them, increases with the increase in nuclear charge. अब नॉन मेटालिक कैरेक्टर का वेरिएशन क्या है डाउन दी ग्रुप। अब हमें पता है कि जैसे जैसे हम लोग डाउन दी ग्रुप जाते हैं, हमारा एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, हाँ इंक्रीज होता है। ठीक है, और मैंने अभी बताया और इसका रीजन भी बताया क्यों इंक्रीज होता है, प्रीवियस वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ कि शेल्स बढ़ते जाते हैं क्योंकि एटॉमिक नंबर भी तो बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, ज्यादा शेल्स चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करने के लिए, शेल्स बढ़ेंगी तो साइज बढ़ता जाएगा। तो डाउन दी ग्रुप जब हम लोग मूव करते हैं तो हमारा एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है, और साइज जब इंक्रीज होता है तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, मतलब डाउन दी ग्रुप नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। ओके, अब अक्रॉस द पीरियड की बात कर लेते हैं। इतना समझ में आ गया, रिलेट करना सीखो चीजों को। अब अक्रॉस द पीरियड देखते हैं।
सब एटॉमिक साइज का खेल है। जब हम लोग ऐसे पीरियड में मूव करते हैं, मैंने क्या बताया था, ऐसे जाने पर हमारा साइज डिक्रीज होता है, और साइज जब डिक्रीज हो रहा है, और मैंने तुम्हें एक बात और बताई थी कि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। इंक्रीज हो रहा है ना। तो साइज कम हो रहा है, साइज इसीलिए तो कम हो रहा है क्योंकि न्यूक्लियर का चार्ज जो है वो इंक्रीज हो रहा है, वो इलेक्ट्रॉन्स को खींच के रख रहा है पास में ताकि साइज छोटा हो जाए। न्यूक्लियस इतना फोर्स लगा रहा है इलेक्ट्रॉन्स पर कि वो पास पास रहे। तो जब साइज डिक्रीज हो रहा होगा तो न्यूक्लियर, देखो छोटा सा साइज होगा बिल्कुल, तो ये न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन्स को या इलेक्ट्रॉन्स को इजिली गेन कर पाएगा अपनी तरफ। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर का चार्ज भी बढ़ रहा है, न्यूक्लियर की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो रही है अक्रॉस द पीरियड। इसलिए मतलब इलेक्ट्रॉन्स को ट्रैक करना, अपने पास लाना, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना, मतलब नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा अक्रॉस द पीरियड। इट इंक्रीजेस नॉन मेटालिक कैरेक्टर। मैं इसका रीजन तुम्हारी बुक से भी रीड कर देती हूँ ताकि समझ में आ जाए। देखो एटॉमिक साइज पे क्या डिपेंडेंस है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन एटॉमिक साइज एंड न्यूक्लियर चार्ज। एटॉमिक साइज, द स्मॉलर द एटॉमिक साइज ग्रेटर इज द न्यूक्लियर पुल एंड द टेंडेंसी। जितना छोटा साइज होगा एटम का उतना ही ग्रेटर न्यूक्लियर की टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की, अट्रैक्ट करने के लिए। इसलिए हमारा नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो होगा बढ़ेगा, साइज अगर कम होगा तो। लेकिन न्यूक्लियर चार्ज पे क्या है डिपेंडेंस, ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज ग्रेटर इज द टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन्स। देखो वेरिएशन, द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू द एडिशन ऑफ द न्यू सक्सेसिव शेल्स ड्यू टू विच द नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। एंड अक्रॉस द पीरियड हमारा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, ठीक है, न्यूक्लियर का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, इसलिए नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। मैं वेरिएशन बता देती हूँ कैसे नॉन मेटालिक कैरेक्टर को हम लोग कह रहे हैं कि वो इंक्रीज हो रहा है। देखो अगर हम लोग ग्रुप में देखें, डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप देखो, तो ग्रुप में जैसे हम लोग 14th ग्रुप देखें, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। कार्बन इज व्हाट, मैंने बोला डाउन द ग्रुप नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, मतलब डाउन द ग्रुप नॉन मेटल्स जो होंगे वो कम होते जाएंगे, मेटल्स बनते चले जाएंगे। देखो कार्बन इज अ नॉन मेटल। 1 minute, let me change the marker. Carbon is a non-metal. Sulfur, silicon and germanium, they are metalloids, means having both the property of metal and non-metal. Tin and lead are the metals. तो देखो नॉन मेटल से मेटल में कन्वर्ट हो रहे हैं डाउन द ग्रुप। तो क्या नहीं हम देख सकते कि नॉन मेटालिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रहा है, धीरे धीरे वो डिसअपेयर होता जा रहा है, नॉन मेटल्स से मेटल्स में होते जा रहे हैं कन्वर्ट। और ये बीच में देखो नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स, मेटल्स, ठीक है। ऐसे ही वेरिएशन हम लोग अक्रॉस द पीरियड का भी देख सकते हैं। अक्रॉस द पीरियड देखो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन, ये सब क्या है, मेटल्स है। सिलिकॉन इज मेटलॉइड एंड ये क्या हो गए, नॉन मेटल्स। अब मैंने बोला था कि अक्रॉस द पीरियड नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, तो देखो हो नहीं रहा, मेटल से नॉन मेटल में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। मेटालिक कैरेक्टर अक्रॉस द पीरियड, ये एक पीरियड, थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हैं सारे, ओके, ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स है, मैंने रैंडमली नहीं दिए। देखो मेटल्स से, ये 3 मेटल से, मेटलॉइड है, नॉन मेटल्स। कन्वर्जन देखो हमेशा मेटल टू नॉन मेटल या नॉन मेटल टू मेटल
जैसे मतलब डिसअपेयरेंस जो होती है कैरेक्टर की, मेटालिक कैरेक्टर के नॉन मेटालिक कैरेक्टर मेटेलॉइड के बीच में से होती है। मेटल्स नॉन मेटल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं तो मेटेलॉइड्स भी आ रहे हैं बीच में। और जब हमने डाउन दी ग्रुप देखा था तो भी मेटेलॉइड्स आए थे। तो देखो थर्ड पीरियड में मेटल्स जैसे जैसे हम लोग ऐसे अक्रॉस दी पीरियड गए, मेटालिक कैरेक्टर डिसअपियर होता जा रहा है क्योंकि लास्ट में नॉन मेटल्स आ रहे हैं। और डाउन दी ग्रुप हमने ये देखा था कि मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा था। आई होप तुम लोग को नॉन मेटालिक कैरेक्टर पीरियोडिक प्रॉपर्टी समझ में आई होगी। अब हम लोग थोड़ी बहुत रिएक्टिविटी की बात करेंगे। What is that? It is chemical reactivity. Chemical reactivity. बेसिकली केमिकल रिएक्टिविटी जो होती है या हम नॉर्मली रिएक्टिविटी बोले, इट डिपेंड्स अपॉन द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू लूज और टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मेटल्स के केस में रिएक्टिविटी डिपेंड्स करती है टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स पर, एंड फॉर द केस ऑफ नॉन मेटल्स इट डिपेंड्स अपॉन टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। मतलब अगर हम लोग देखें तो मेटल्स के केस में ये है नॉन मेटल्स। मेटल्स के केस में केमिकल रिएक्टिविटी डिपेंड कर रही है इट्स टेंडेंसी टू लूज whereas in case of non-metals it depends upon tendency to gain. So basically हम लोग केमिकल रिएक्टिविटी अब देखेंगे। मैंने बताया कि केमिकल रिएक्टिविटी मेटल या नॉन मेटल की डिपेंड करती है उसकी टेंडेंसी टू लूज या उसकी टेंडेंसी टू गेन पर। मेटल्स के केस में टेंडेंसी टू लूज पर डिपेंड करती है, नॉन मेटल्स में टेंडेंसी टू गेन पर डिपेंड करती है। ठीक है, अब अगर हम लोग इसका वेरिएशन देखें, जैसे हम लोग पहले क्रॉस दी पीरियड देख रहे हैं। देखो जब हम लोग पीरियड में, ये थर्ड पीरियड है, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन, ऐसे अगर हम जा रहे हैं ऐसे क्रॉस दी पीरियड तो हमारी रिएक्टिविटी फॉल कर रही है क्योंकि ये सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम मेटल्स हैं। रिएक्टिविटी ग्रुप 1 एलिमेंट्स की ज्यादा होती है ग्रुप 2 से, ग्रुप 2 की ज्यादा होती है ग्रुप 13 के एलिमेंट्स से, इसलिए सोडियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगा। फिर देखो रिएक्टिविटी फॉल कर रही है, और ये सिलिकॉन जो ग्रुप 14 का है, एल्यूमिनियम ग्रुप 13 का है। ठीक है, सिलिकॉन लीस्ट रिएक्टिव हो जाएगा क्योंकि उसके बाद जो है नॉन मेटल्स आते हैं जिनकी रिएक्टिविटी, जैसे फास्फोरस हो गया, सल्फर, क्लोरीन, इनकी रिएक्टिविटी डिपेंड करती है टेंडेंसी टू गेन। ठीक है, ये भी जो है अगर हम लोग यहां तक देखो, हम लोगों ने देखा कि सोडियम टू सिलिकॉन डिक्रीज कर रही है, इसलिए सोडियम मोस्ट रिएक्टिव मेटल है और सिलिकॉन लीस्ट रिएक्टिव है क्योंकि सिलिकॉन मेटेलॉइड बन जाती है। अब अगर हम लोग पीछे से देखें क्लोरीन, सल्फर, फास्फोरस, तो क्लोरीन रिएक्टिव मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल है बिकॉज फिर रिएक्टिविटी क्या हो रही है, क्लोरीन टू फास्फोरस फॉल कर रही है। ठीक है, बिकॉज नॉन मेटल्स के केस में रिएक्टिविटी डिपेंड करती है गेन करने पर, और गेनिंग की टेंडेंसी सबसे ज्यादा क्लोरीन की है। ठीक है, गेनिंग की टेंडेंसी इज बेसिकली नॉन मेटालिक कैरेक्टर। अभी हमने पढ़ा कि अक्रॉस द पीरियड नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, तो जो सबसे लास्ट में होगा उसी की तो रिएक्टिव, उसका ही तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा, उसी की तो रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। इसलिए अगर हम उल्टा देखें तो रिएक्टिविटी नॉन मेटल में भी फॉल हो रही है और स्टार्टिंग से मेटल के केस में फॉल हो रही है। अगर यही वेरिएशन हम लोग डाउन दी ग्रुप देखें, डाउन दी ग्रुप अगर ये वेरिएशन देखा जाए तो देखो डाउन दी ग्रुप जैसे हम लोग अगर देखें हाइड्रोजन, सोडियम,
फ्रेंशियम को हम बेसिकली नहीं कंसिडर करते बिकॉज वो रेडियो एक्टिव होता है, ठीक है। अब मेटल्स के केस में रिएक्टिविटी डिपेंड करती है किस चीज पर, टेंडेंसी टू लूज। और जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आ रहे हैं हमारी टेंडेंसी लूज करने की इंक्रीज हो रही है। क्यों लूज करने की टेंडेंसी इंक्रीज हो रही है? क्योंकि साइज बढ़ रहा है। साइज बढ़ रहा है, जब साइज बढ़ रहा है तो न्यूक्लियर का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कम है, इलेक्ट्रॉन्स इजिली शेल छोड़ छोड़ के जाएंगे, मतलब मेटालिक कैरेक्टर वाली बात हो गई। देखो ये रिएक्टिविटी को तुम लोग मेटल्स और नॉन मेटल्स में जो है इनके नॉन मेटालिक एंड मेटालिक कैरेक्टर से रिलेट कर लो। मेटल्स में इनके मेटालिक कैरेक्टर से, क्योंकि हमें पता है डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, इसलिए मेटल्स के केस में डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी बढ़ती है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन हुआ? सीजियम। ये बोर्ड में पूछा जाता है, नेम द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, सीजियम। बिकॉज अगर हम लोग यहाँ से अगर ऐसे दूसरा मैं ग्रुप ले लूं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम एंड सो ऑन, तो अगर यहाँ इसके भी जो सीक्वेंस में एलिमेंट्स आएंगे वो पीरियड में हो जाएंगे इससे, और पीरियड में रिएक्टिविटी फॉल करती है। अभी देखा हमने मेटल्स के केस में, तो मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज सीजियम, ठीक है। और अगर मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल पूछा जाए दैट इज फ्लोरीन। फ्लोरीन क्यों है? क्योंकि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटिन, बिकॉज हमें पता है नॉन मेटल्स के केस में रिएक्टिविटी अगर ऐसे आते हैं पीरियड में ऐसे, तो फॉल कर रही होती है। सबसे लास्ट वाले मोस्ट रिएक्टिव होते हैं, है ना, नॉन मेटल्स में। ये सबसे ज्यादा ये सबसे ऊपर इसलिए मोस्ट रिएक्टिव है क्योंकि नॉन मेटल्स के केस में अगर हम लोग डाउन द ग्रुप देखें, डाउन द ग्रुप अगर हम लोग देखें नॉन मेटल्स के केस में, तो उनकी रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड हो रही है? नॉन मेटल्स की गेन करने पे। और गेनिंग मतलब मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक कैरेक्टर तो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है, और ये इनकी रिएक्टिविटी गेन करती है, इनकी रिएक्टिविटी डिपेंड करती है किस पे? गेन करने पे। और मेटालिक कैरेक्टर है लूज का, तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप फॉल कर रहा है, जो हमने अभी पढ़ा। तो इसलिए फ्लोरीन मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल होगा, ठीक है, 17th ग्रुप का। एक बार मैं फिर से सम अप कर देती हूँ। मेटल्स की रिएक्टिविटी डिपेंड करती है किस चीज पर? टू लूज। नॉन मेटल्स की रिएक्टिविटी डिपेंड करती है टू गेन, ओके। सीजियम क्यों है हाईली रिएक्टिव मेटल? बिकॉज मेटल मतलब टेंडेंसी टू गेन, सॉरी मेटल मतलब टेंडेंसी टू लूज, ठीक है। और मेटालिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है, तो सीजियम सबसे ज्यादा क्या हो गया? मेटालिक हो गया, क्योंकि मेटालिक कैरेक्टर अगर हम लोग अक्रॉस द पीरियड देखें तो फॉल भी तो करता है, इसलिए इसके जो साथ में पीरियड के एलिमेंट्स होंगे आगे, उनमें तो ये सबसे ज्यादा लीस्ट हो जाएगा, मतलब रिएक्टिव, क्योंकि मेटालिक कैरेक्टर जो होता है वो अक्रॉस द पीरियड फॉल करता है, ठीक है। तो यही तो आया जो यहाँ से सबसे हाईएस्ट हो गया और ये पीरियड में भी सबसे हाईएस्ट हो गया, ऐसे समझो। ये थोड़ा टफ हो जाता है समझना, लेकिन आ जाता है। देखो डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, अक्रॉस द पीरियड मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ ये डिक्रीज हो रहा है मेटालिक कैरेक्टर, ठीक है। तो इसके बाद जो भी आएंगे सबका कम होगा सीजियम से, और सीजियम के ऊपर जितने भी होगा उनका कम होगा सीजियम, तो सीजियम हाईली रिएक्टिव नहीं हो गया, ठीक है। मेटल है हाईली रिएक्टिव मेटल। फ्लोरीन के केस में देखिए अगर कि वो हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल कैसे है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटिन, इसकी रिएक्टिविटी, बिकॉज फ्लोरीन एक नॉन मेटल है, ठीक है, इसकी रिएक्टिविटी डिपेंड करेगी गेन करने पे। गेन में अगर देखें तो डाउन द ग्रुप गेनिंग दैट इज नॉन मेटालिक कैरेक्टर, वो डाउन द ग्रुप फॉल कर रहा है, मतलब इन सब का कम होगा फ्लोरीन से। और अगर अक्रॉस द पीरियड देखें तो हमारा नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा होता है, और पीरियड में सबसे ज्यादा जो होगा मेटालिक यही तो होगा जो सबसे आखिरी, नॉन मेटालिक यही तो होगा जो सबसे आखिरी में आ रहा है, ठीक है। इसलिए फ्लोरीन हाईएस्ट रिएक्टिव हो जाता है फॉर दी नॉन मेटल्स के लिए, और सीजियम फॉर दी मेटल्स के लिए। अब इसमें थोड़ी बहुत कॉमन चीजें, अब सिर्फ हमारी 3 जो है पीरियोडिक प्रॉपर्टी बची है, विच इज आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी।
उस तीनों का एक अलग वीडियो बनेगा। पहले मैं तुम लोग को थोड़ा आइडिया दे दूं एटॉमिक नंबर वगैरह पे, ठीक है। बेसिकली व्हाट इज एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर इज अ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। बिकॉज ये यूनिक प्रॉपर्टी क्यों है एलिमेंट की? क्योंकि किसी भी दो एलिमेंट के एटॉमिक नंबर सेम नहीं हो सकते, ठीक है। हर एलिमेंट का अपना अलग इंडिविजुअल एटॉमिक नंबर होता है, इसलिए एटॉमिक नंबर एक यूनिक प्रॉपर्टी है। एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बताता है। एटॉमिक नंबर से हम उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो उससे हमें उसका ग्रुप पीरियड पता चल जाएगा, दैट इज उसकी पोजीशन पता चल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, कॉन्फ़िगरेशन इज 281, मीन्स it has one electron in its outermost shell, it belongs to first group, group 1, and it has 3 shells, means it belongs to third period, and it has 1 electron in its valence shell. हम एटॉमिक नंबर से ये सब चीजें बता सकते हैं। नेक्स्ट इज मास नंबर। मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मैंने तुम्हें बताया था नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकलते हैं, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को सब्ट्रैक्ट करके। अब एक बात ध्यान रखनी है कि जैसे ये एलिमेंट देखो, हीलियम, कार्बन, जिन एलिमेंट्स का देखो ये बेसिकली होता है, ऊपर वाला होता है मास नंबर और ये होता है एटॉमिक नंबर। जिन एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर इवन होता है, जिनका एटॉमिक नंबर, जैसे हम लोग देखो लिखा है क्लोज लुक एट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लाइटर एलिमेंट्स रिवील्स दैट दोज एलिमेंट्स विद अनइवन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मींस एटॉमिक नंबर ही होगा बेसिकली। जिनका एटॉमिक नंबर इवन है, इवन तो अब पता ही होगा इवन ऑड, वो उनका जो मास नंबर होता है वो इस एटॉमिक नंबर का डबल होता है। जैसे 2 का 4 हो गया, 6 का डबल इज 12। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे बेरिलियम, इसका एटॉमिक नंबर 4 है और इसका मास नंबर 9 है। इसको 8 होने की बजाय, क्योंकि एटॉमिक नंबर 4 है दैट इज इवन, 9 हो गया ये 4 8 के बजाय, तो ये एक्सेप्शन है। ऐसी एक्सेप्शन में आर्गन है, आर्गन का 40 एंड 18, 40 इज नॉट द डबल ऑफ 18, बल्कि इसके पास प्रोटॉन इवन है। ऐसी जिनके पास ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उनका मास नंबर जो होता है वो ट्वाइस प्लस 1 होता है, जैसे कि लिथियम, का एटॉमिक नंबर 3 है, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 3 है, तो मास नंबर वो ऑड है, तो 3 into 2 + 1 विच इज 7, उसका मास नंबर हो गया। लेकिन इसमें भी कुछ हमारे एक्सेप्शंस हो जाते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन के साथ ही है, 7 एटॉमिक नंबर है, 14 मास नंबर है, बल्कि होना क्या चाहिए था 7, क्योंकि ऑड है, एटॉमिक नंबर 7 into 2 14 + 1 इट शुड बी 15, लेकिन मास नंबर 14 आता है। ऐसे एक्सेप्शन ध्यान रखो खाली, ठीक है। अब एलिमेंट्स जिनका न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो, दैट इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अपॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1 आता है, वो हाईली स्टेबल होते हैं। जिनका 1 1.5 बड़ा होता है वो हाईली रेडियो एक्टिव होते हैं, जैसे कि हेवी मेटल्स हो गए यूरेनियम, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। इतना आप लोग पढ़ो, अपनी बुक से रीड आउट करो, क्योंकि जब तक बुक से नहीं करोगे नहीं समझ में आता है। कितना भी कोई एक्सप्लेन कर ले, ये मैंने समझाया है, मुझे ऐसा लगता है कि अपने आप पढ़ना, सेल्फ स्टडी करना, अपने आप ध्यान लगा के पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पढ़ते रहो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना। बाय।